हेलो फ्रेंड्स, अपना कल बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर शुरू किया था। पाठ का नाम आपको पता ही है, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। कल आपको उसमें मैंने पराग कोश की भित्ति, या यूं कह दो सिंपली पराग कोश की संरचना के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आज की कहानी अपन वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं आपको दोबारा से संक्षेप में बता रहा हूं कि परागकोश की संरचना का अध्ययन मुख्य रूप से दो बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। पहला बिंदु तो क्या था बेटा, भित्ति परतें, और दूसरा बिंदु क्या था, बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, आगे चलिए। भित्ति परतों में आपको मैंने 4 प्रकार की परतें बताई थी। ठीक है ना। परागकोश की भित्ति के सबसे बाहर की ओर सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बनी चपटी एवं दीर्घित कोशिकाएं उपस्थित थीं। वो तो अधिचर्म थी। ठीक है, अधिचर्म के ठीक नीचे नंबर 2 एंडोथीशियम या अंतस्थीशियम। उसके बारे में मैंने गौर करने योग्य आपको बात ये बोली थी कि एंडोथीशियम की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज का रेशेदार स्थूलन पाया जाता है। ठीक है ना, अल्फा सेल्यूलोज का रेशेदार स्थूलन पाया जाता है। और बेटा एक बात और मैंने कही थी कि इस स्तर की कोशिकाएं हाइड्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं, तो ना वो परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। तीसरे नंबर पर मैंने बोली थी मध्य परतें, 1 से 3 परतें, एंड सबसे लास्ट में मैंने बोली थी टेपिटम, परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत। तो ये तो बेटा 4 भित्ति परतें हो गई। एक बार मैं इन चारों का नाम दोबारा से ले रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, नंबर 2 पे अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम, नंबर 3 पे मध्य परतें, और नंबर 4 पे टेपिटम। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैंने आपको बताया था कि टेपिटम परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत है, अत्यंत संवेदनशील होती है। ठीक है, आज अपन उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। एक्चुअल में बोर्ड पे लिखा भी है मैंने टेपिटम के प्रकार। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे सबसे पहला हेडिंग अपना आज यही लिखा हुआ है, टेपिटम के प्रकार। ठीक है ना। तो देखिए टेपिटम 2 प्रकार के होते हैं, अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियल, और दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा, स्रावी या ग्रंथिल। ठीक है, टेपिटम के दोनों प्रकारों के कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन ने पहला पढ़ा अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियम, है ना। इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाएं विकासशील पराग कणों को या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पहली बात हो गई। और दूसरा लिखा है स्रावी या ग्रंथिल। इस प्रकार के टेपिटम की कोशिकाएं पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होती हैं। तो ये तो बेटा टेपिटम के 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से 2 प्रकार पढ़ा है बेटा, पहला प्रकार तो अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियम, मोडियल कह दो, और दूसरा प्रकार स्रावी या ग्रंथिल, है ना। तो जो पहला प्रकार था अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियल, क्या काम करता है, परिवर्धित होते हुए पराग कणों अथवा लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। और दूसरा प्रकार स्रावी या ग्रंथिल, ये क्या काम करता है, पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है बेटा, कहानी खत्म हो गई। टेपिटम के प्रकार आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 प्रकार, अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियल, और दूसरा प्रकार स्रावी या ग्रंथिल। पहले प्रकार अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियल का काम क्या है, विकासशील पराग कणों को पोषणता प्रदान करना।
दूसरा प्रकार स्रावीय ग्रंथिल का काम क्या है? पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना खत्म, टैपीटम के प्रकार वाला। तो ये मैं मिटा देता हूं बेटा, ठीक है ना। अब आगे चलिए, अब सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं टैपीटम के कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि टैपीटम क्या है और इसके कार्य लिखिए। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। अब टैपीटम क्या है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे बेटा कि यह परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत है। इस परत की कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके काम पढ़ते हैं। काम संक्षेप में मैंने आपके सामने लिख दिए, सिर्फ आपके याददाश्त के लिए। पहला पॉइंट इसमें लिखा है बेटा पोषण। गौर से सुनना, सारे पॉइंट्स आपके समझ में आएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? पोषण। तो क्या बोलोगे कि टैपीटम की कोशिकाएं परिवर्धित होते हुए परागकणों अथवा लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, एक और लाइन इसमें आपकी सीट में लिखी हुई है कि यदि पराग कोश के परिपक्वन से पूर्व टैपीटम किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए तो परागकण बंध्यता प्रदर्शित करते हैं। परागकण कह दो या पुंकेसर कह दीजिए, बंध्यता दर्शाते हैं। क्योंकि आप सुनो, लघु बीजाणु अथवा परागकणों को पोषण नहीं मिल पाएगा और पोषण की अनुपस्थिति के कारण वो जनन क्षमता अयोग्य हो जाएंगे। तो बेटा पेपर में प्रश्न यूं भी आ सकता है, कैसे कि यदि पराग कोश के परिपक्वन से पूर्व टैपीटम की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो पुंकेसर या पराग कोश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे? आपको इसका आंसर बोलना पड़ेगा बेटा कि टैपीटम की कोशिकाओं के द्वारा परिवर्धित होते हुए पराग कणों या लघु बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध होता है। पोषण की अनुपस्थिति के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो वंध्यता प्रदर्शित करेंगे। तो ये तो टैपीटम का पहला काम हो गया। क्या काम हुआ बेटा कि टैपीटम की कोशिकाएं परिवर्धित होते हुए परागकणों अथवा लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आइए। क्या शब्द लिखा है बोर्ड पे? पोलन किट। थोड़ी सी आप समझ लीजिए। देखो, फिलहाल मान लो कि मान लीजिए ये मैंने आपके सामने परागकण बना दिया। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। तो बेटा कीट परागित पुष्पों के परागकणों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है। वापस कहता हूं, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोलन किट क्या है और इसका महत्व लिखिए। तो आप क्या बोलेंगे बेटा इसमें कि कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। क्लियर है बेटा? यह परत परागकणों को एक विशिष्ट गंध, सुगंध, गंध और सुगंध तो एक ही बात हो गई, रंग एवं चिपचिपापन प्रदान करती है। आप मेनली दो ही चीज कहते हैं, गंध एवं चिपचिपापन। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो पॉइंट नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ जाएगा। पोलन किट ध्यानपूर्वक समझे, मैं कह रहा हूं। देखिए बेटा, कीट परागित पुष्पों के परागकणों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है। ठीक है ना? यह परत परागकणों को एक विशिष्ट सुगंध और चिपचिपापन प्रदान करती है। हो गया पोलन किट के बारे में। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, परागकणों को विशिष्ट सुगंध या रंग प्रदान करती है जिससे कीट परागण के लिए
पोलन किट के कारण आकर्षित होते हैं। दूसरी बात बेटा, सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पोलन किट परागकण की सहायता करती है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरी बात, पोलन किट के कारण परागकण चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। और चिपचिपे परागकण जो होते हैं वो कीटों के पंखों से चिपक सकते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है अलग से 2 नंबर का, कि पोलन किट क्या है और इसका महत्व लिखिए, ठीक है ना। अब आइए तीसरे पॉइंट पर, कैलेज। अभी समझ में आ जाएगा, एक्चुअल में कैलेज एक एंजाइम का नाम है, ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनना। कल आपको मैं बता रहा था, आज भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में एक लघु बीजाणुधानी में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। कल पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने चारों लघु बीजाणु प्रारंभिक अवस्था में आपस में जुड़े रहते हैं और लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। ये चारों के चारों लघु बीजाणु प्रारंभिक अवस्था में आपस में जुड़े रहते हैं। किस रासायनिक पदार्थ के द्वारा जुड़ते हैं? कैलोज रासायनिक पदार्थ का नाम है, ये लिख दिया बेटा। चाहे तो कैलोज कह दो चाहे कैलोस कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित चारों लघु बीजाणु कैलोज नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे चलिए, टेपिटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होने वाला कैलेज एंजाइम लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणुओं को जोड़ने वाले सीमेंटिंग पदार्थ कैलोज को अपघटित कर देता है, ठीक है बेटा, ताकि चारों के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। वैसे मैं इस काम को एक लाइन में भी कह सकता हूं, दोबारा बताऊंगा चारों पांचों कामों को। तो बेटा क्या बोलूंगा मैं, जरा बोल के देखना। मैं बोलता हूं, आप सुने, कि टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होने वाला कैलेज एंजाइम, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणुओं को जोड़ने वाले रासायनिक पदार्थ कैलोज का अपघटन करता है। सुन लिया, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? आगे चलिए, ये काम खत्म हो गया। अब आइए चौथे काम पे, बहुत सरल है। क्या बोलेंगे कि टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कुछ वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जैसे IAA, IBA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल आदि का स्त्रावण किया जाता है। तो ये इसका काम नंबर 4 हो गया। और अब 5वें काम पे आ जाइए, जो अंतिम काम है टेपिटम कोशिकाओं का, ठीक है बेटा, ध्यान से सुने कि टेपिटम कोशिकाओं में बसीय प्रकृति के कुछ कण पाए जाते हैं। गौर करना कि टेपिटम कोशिकाओं में बसीय प्रकृति के कुछ कण पाए जाते हैं, बॉडी। इन कणों को प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्काय। ये प्रोयूबिस्काय
स्पोरोपोलेनिन से जुड़कर ये एक रासायनिक पदार्थ है। आगे आपको मैं बताऊंगा। पराग कणों की बाह्य भित्ति में होता है। कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक है। ठीक है ना। तो ये जो पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन, इस स्पोरोपोलेनिन से जुड़कर यूबिस्काय बनाते हैं और यूबिस्काय पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने खत्म किया। एक बार मैं पूरा का पूरा प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है ना। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए आपका प्रश्न क्या था बेटा, टैपीटम क्या है और टैपीटम के कार्य लिखिए। तो देखो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे, ध्यान से सुना, कि पराग कोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत टैपीटम कहलाती है। कल मैं बता चुका हूं, आज भी मैं कह चुका हूं कि भाई पराग कोश की भित्ति की सबसे भीतरी कोशिकीय परत टैपीटम या पोषूतक कहलाती है। ठीक है। परिपक्व अवस्था में इस परत की कोशिकाएं बहुगुणित एवं बहुकेंद्र की होती हैं। ठीक है। आगे चलिए, टैपीटम के कार्य याद होने चाहिए, पांचों के पांचों पॉइंट। नंबर 1, टैपीटम की कोशिकाएं परिवर्धित होते हुए पराग कणों या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। यदि परिपक्व अवस्था से पूर्व यानी कि अपरिपक्व अवस्था में टैपीटम क्षतिग्रस्त हो जाए तो परागकण या लघु बीजाणु नरवंध्यता प्रदर्शित करते हैं। पहला काम हो गया बेटा। दूसरे काम पे आ जाइए। पोलन किट लिखा हुआ है। तो बेटा कुछ कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है। इस तेलीय परत को पोलन किट कहते हैं। ठीक है ना। बस इतना सही कहना है। आगे आप बोलेंगे कि यह परत परागकणों को एक विशिष्ट रंग, गंध एवं चिपचिपापन प्रदान करती है। ठीक है ना बेटा। तो कीट परागित पुष्पों में पोलन किट एक अनुकूलन होता है जो परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से परागकणों की सुरक्षा करता है, और तीसरी बात आप इसमें क्या बोल देंगे कि परागकणों पर पोलन किट के कारण उत्पन्न चिपचिपेपन से परागकण कीटों और पक्षियों के पंखों से चिपक सकते हैं। यह कार्य नंबर दूसरा खत्म हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 पर आइए। बोर्ड पे लिखा है बेटा कैलेज एंजाइम। गौर करना, टैपीटम कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणुओं को जोड़ने वाले सीमेंटिंग पदार्थ कैलोज को अपघटित करता है। सुन लिया। मतलब टैपीटम कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम कैलोज का अपघटन करता है, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क से चारों लघु बीजाणु अलग हो पाते हैं। 3 काम हो गए। चौथे पॉइंट पर आइए बेटा। टैपीटम कोशिकाओं के अंदर बसीय प्रकृति के कुछ कण पाए जाते हैं। इन कणों को प्रोयूबिस्काय कहते हैं। ये कण स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से जुड़कर यूबिस्काय बनाते हैं। और बेटा यूबिस्काय क्या काम करता है? पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में मदद करता है, पराग कणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है ना। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पर। टैपीटम के कार्य चल रहे हैं। कार्य नंबर 4 बता रहा हूं कि टैपीटम कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जैसे IAA, IBA। IAA का पूरा नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। और IBA का पूरा नाम क्या है? इंडोल 3 ब्यूटाइरिक अम्ल स्त्रावित किए जाते हैं।
एंड पांचवें और अंतिम काम पे आ जाइए। ये यूबिस्काय 5 ही हो गए। पहला काम मैंने पोषण का बोला, दूसरा काम मैंने पोलन किट का बोला, तीसरा काम मैंने कैलेज एंजाइम का बोला, चौथा काम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का हो गया, और पांचवा काम प्रोयूबिस्काय प्लस स्पोरोपोलेनिन का हो गया। इन दोनों के जुड़ने से क्या बना? यूबिस्काय। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनें, सभी बच्चे गौर करेंगे। देखिए, देखो बेटा, ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, इधर देखो, टैपीटम कोशिकाएं लिखा। टैपीटम कोशिकाओं में बसीय प्रकृति के कुछ कण पाए जाते हैं, और बेटा उन कणों को क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्काय। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्काय। ठीक है ना? और ये कण स्पोरोपोलेनिन, नाम याद रखना पड़ेगा, स्पोरोपोलेनिन से जुड़कर यूबिस्काय बनाते हैं। यूबिस बॉडी, यूबिस्काय बनाते हैं। ठीक है? और बेटा ये जो यूबिस्काय है ना, ये परागकणों की बाह्य भित्ति के निर्माण में मदद करती है। आगे थोड़ी देर बाद आपको परागकणों की संरचना पढ़ाऊंगा, तब ये सारी चीज आपके सामने एक बार पुनः आएगी। तो बेटा अभी तक आपको मैं दो चीज पढ़ा चुका हूं। एक तो आपको मैंने पढ़ाया है टैपीटम के प्रकार, दो प्रकार बताए थे, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल, और दूसरा प्रकार स्रावी या ग्रंथिल। ठीक है? और एक चीज आपको मैंने बता दी बेटा, टैपीटम के कार्य। और टैपीटम के कार्य मैंने कितने बोले बेटा? 5। पहला काम तो बोला मैंने, कौन सा? पोषण। दूसरा काम कौन सा बोला? कोई सा कहीं बोल दीजिए। दूसरा मैंने बोला वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन वाला। तीसरा मैंने बोला कैलेज एंजाइम वाला। चौथा मैंने बोला पोलन किट वाला। और पांचवा मैंने बोला प्रोयूबिस्काय प्लस स्पोरोपोलेनिन बराबर यूबिस्काय। बैठ गया आपके समझ में? और यूबिस्काय से निर्माण होता है किसका? पराग कणों की बाह्य भित्ति का। ठीक है? अब थोड़ा सा आगे चलिए। देखो बेटा, देखिए, कल आपको मैं बता रहा था लघु बीजाणु जनन। ठीक है ना? और इसमें मैंने आपको क्या बोला था? कि ये बोला था बेटा कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में, मान लो ये मैंने आपके सामने लघु बीजाणु धानी बना दी। आपको कल बता चुका हूं कि लघु बीजाणु धानी द्विगुणित होती है। कैसी होती है बेटा? द्विगुणित। और लघु बीजाणु धानी में जो कोशिकाएं होती हैं उनको अपन बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका। चलो ये वही लिख देता हूं मैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और चूंकि लघु बीजाणु को अपन परागकण भी कहते हैं, अतः इस कोशिका का दूसरा नाम पराग मात्र कोशिका भी हो गया। ठीक है? आपको बता चुका हूं कि यह कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक है? इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। कितने लघु बीजाणु निर्मित होते हैं? 4। चारों के चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। जरा बताना किसके द्वारा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रारंभिक अवस्था में बनने वाले चारों लघु बीजाणु एक रासायनिक पदार्थ कैलोज के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का रासायनिक पदार्थ है। बाद में
टैपीटम कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होने वाला कैलेज एंजाइम इस रासायनिक पदार्थ कैलोज को अपघटित करता है। तो परागण की क्रिया के समय ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो अब एक बार मैं लघु बीजाणु जनन की परिभाषा बोल रहा हूं, गौर कर लेना, ध्यान से सुनो। लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। एक बार मैं परिभाषा को वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। मैंने ये बोला कि लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। हो गई बात? आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिटा रहा हूं बेटा इसको, ये मिटा दिया। अब आप ध्यान से सुने कि भाई लघु बीजाणु चतुष्क होता क्या है। आप ही बता सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया में सबसे पहले बनने वाले जो लघु बीजाणु होते हैं वो आपस में चारों के चारों जुड़े रहते हैं और चारों के चारों लघु बीजाणु जुड़कर लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। अब यहां पर अपन को एक बात समझनी है बेटा, देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि लघु बीजाणु चतुष्क क्या है ना, और इसके प्रकार लिखिए। तो आप ध्यानपूर्वक समझें, मैं बता रहा हूं। देखिए, लघु बीजाणु जनन की क्रिया में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या एक पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4। चारों के चारों लघु बीजाणु परस्पर जुड़े रहते हैं, तो जुड़ करके वो बनाते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बनाते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क, है ना। अब लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणु किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इस आधार पर उन्हें 4 से 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो सभी को एक एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। देखो, सबसे पहला प्रकार तो क्या है बेटा? चतुष्फलकीय चतुष्क। बिल्कुल सरल, नाम के सामने लिखा है कि इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क चतुष्क रूप से व्यवस्थित रहते हैं। चित्र भी आपके सामने बना हुआ है कि एक तल में केवल 3 दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु बैक साइड में उपस्थित होता है। अधिकांश या यूं कह दो कि द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। दूसरा आपके सामने बोर्ड पर लिखा है समद्विपार्श्व। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं, याद रखना पड़ेगा। तो चित्र भी बिल्कुल सिंपल है, चारों के चारों लघु बीजाणु आपको दिखाने पड़ेंगे। किन में होता है बेटा? एक बीजपत्री पादपों में। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए, क्रॉसित प्रकार का चतुष्क। क्या बोलोगे बेटा? इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु नीचे वाले 2 लघु बीजाणुओं के समकोण पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूं, क्रॉसित प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में ऊपर वाले दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले दोनों लघु बीजाणुओं के समकोण पर होते हैं, तो स्ट्रक्चर क्रॉस लाइक बनता है। क्या बनता है बेटा? क्रॉस के समान। इसलिए इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को क्रॉसित कहते हैं। ठीक है, मैग्नोलिया इसका एग्जाम्पल है। नंबर 4 पर आ जाइए, टी आकारीय चतुष्क।
बहुत सरल। ऊपर वाली द्विक कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और नीचे वाली द्विक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप बनने वाले चारों के चारों लघु बीजाणु एक टी आकारीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क टी आकारीय कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है बेटा? ब्यूटोमॉप्सिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में रेखिक चतुष्क याद रखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा निर्मित होने वाले चारों के चारों लघु बीजाणु एक रेखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप बोलेंगे हेलोफिला। क्या उदाहरण है बेटा? हेलोफिला। सुन लिया आपने? तो यहां आके आपका ये प्रश्न खत्म हो गया। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं बेटा, सुन लीजिए। देखो, आपका प्रश्न ये था बेटा कि लघु बीजाणु चतुष्क क्या हैं और इनके प्रकार लिखिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो, लघु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा निर्मित होने वाले चारों के चारों लघु बीजाणु एक निश्चित आकृति के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना? और लघु बीजाणु चतुष्क बनाते हैं। आकृति के आधार पर, कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर लघु बीजाणु चतुष्क निम्न 5 प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहला प्रकार चतुष्फलकीय चतुष्क। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में एक तल में केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु उनके बैक साइड में स्थित होता है। अर्थात इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित लघु बीजाणु चारों एक चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में। इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। दूसरा, संधिपार्श्व। क्या बोलोगे इसमें? इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। तो आप यदि सामने से देखें तो चारों के चारों लघु बीजाणु आपको एक ही तल में व्यवस्थित होते दिखाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर आइए। क्रॉसित। ध्यान से सुने कि इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में, इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में क्या बोलेंगे बेटा कि ऊपर तो ना दोनों कोशिकाएं, ऊपर वाली दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले दोनों लघु बीजाणुओं के समकोण पर उपस्थित होते हैं। वापस कह रहा हूं, ऊपर वाले दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले दोनों लघु बीजाणुओं के समकोण पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? सही। ऊपर वाले दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले लघु बीजाणुओं के समकोण पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? उससे जो ये स्ट्रक्चर बनता है क्रॉसित होता है। ठीक है ना? तो क्रॉसित एग्जाम्पल इसमें क्या बोलेंगे? मैग्नोलिया। नंबर 4 पर बोर्ड पे लिखा हुआ है टी आकारीय। टी आकारीय में एग्जाम्पल ब्यूटोमॉप्सिस। तीसरा प्रकार कौन सा है? क्रॉसित प्रकार का चतुष्क। ठीक है ना? बहुत सरल सी बात है। क्या बोलेंगे इसमें? इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में ऊपर वाली दोनों कोशिकाएं यानी कि दोनों लघु बीजाणु नीचे वाले दोनों लघु बीजाणुओं के समकोण पर उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नोलिया। नंबर 4 पर आ जाइए। 4 पर लिखा है बेटा टी आकारीय चतुष्क। क्या बोलेंगे आप इसमें? इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में ऊपर वाली कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और नीचे वाली द्विक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है।
जिसके परिणाम स्वरूप जो लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित होता है वो टी शेप हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को टी आकारीय चतुष्क कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या लिखा है बेटा, ब्यूटामॉप्सिस। नंबर 4 पे आ जाइए, 5 पे, रेखिक चतुष्क। इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क में चारों के चारों लघु बीजाणु एक रेखा, देखो आप, एक रेखा के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। अब जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं बेटा वो है पराग कोश का स्फुटन। तो ध्यानपूर्वक समझें और सुनें कि जब परागकोश पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तो वो स्फुटित हो जाता है, और स्फुटित होने पर परागकोश की परागपालियों में उपस्थित परागकण परागकोश से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, और इस क्रिया में मदद करता है कौन, कल आपको मैं समझा चुका हूं, अंतस्थीशियम की कोशिकाएं। एक्चुअल में कल अपन ने एक चित्र बनाया था परागकोश की संरचना का इस प्रकार से। बोलो बेटा, बनाया था कि नहीं बनाया था ना। तो देखो, सबसे बाहर की ओर तो एपिडर्मिस थी ना, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीशियम की कोशिकाओं की परत थी। अब आगे सुनो, तो ये जो एंडोथीशियम की कोशिकाएं होती हैं, आपको कल बताया था कि इनमें अल्फा सेल्यूलोज का रेशेमय स्थूलन पाया जाता है, पट्टिकामय होता है, यू आकृति का होता है। ठीक है ना। तो बेटा कल भी मैं आपको समझा रहा था कि इस परत की कोशिकाएं परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। ठीक है ना। तो इस स्थान विशेष की कोशिकाओं को ओष्ठ कोशिका कहते हैं। एक्चुअल में यहां से ये फटेगा ना परागकोश, तो इसको ना लिप्स कह दिया, ओष्ठ, होठ। सुन लिया आपने। तो एक बात तो आपको ये बोलनी है, मैं कह रहा हूं, सुनो आप, कि जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो परागकोश का स्फुटन होता है, और परागकोश के स्फुटन में एंडोथीशियम की कोशिकाएं मदद करती हैं। आपको बता चुका हूं कि एंडोथीशियम की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज का रेशेदार स्थूलन पाया जाता है, और इसके कारण ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं। शुष्क अवस्था में या जल की कमी के समय इन कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है, और उन्हीं तनाव के कारण ओष्ठ कोशिकाएं फट जाती हैं। ओष्ठ कोशिकाओं वाला स्थान मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब आप आगे चलिए। परागकोश का स्फुटन निम्न प्रकार का होता है। ठीक है ना। देखिए, बहुत सरल, आपको केवल इनके नाम और एग्जाम्पल याद रखने हैं, बहुत इजी। देखो, सबसे पहला प्रकार है अनुप्रस्थ स्फुटन। कुछ नहीं कहना, बस इतना सा कहना है कि परागकोश अनुप्रस्थ तल में स्फुटित होता है। कह दीजिए कि इस प्रकार के परागकोश स्फुटन में परागकोश की परागपालियां अनुप्रस्थ तल में स्फुटित होती हैं। एग्जाम्पल क्या बोल दोगे? तुलसी। दूसरा प्रकार क्या है? अनुदैर्ध्य स्फुटन। बोल देता हूं कि इस प्रकार के परागकोश स्फुटन में परागकोश की परागपालियां अनुदैर्ध्य तलों में स्फुटित होती हैं। एग्जाम्पल क्या? मालवेसी कुल के पादप, जैसे भिंडी, गुड़हल, कपास आदि। तीसरा प्रकार लिखा है बेटा कपाटीय, है ना। तो इसमें आप क्या बोलोगे? इस प्रकार के परागकोश स्फुटन में परागकोश की परागपालियां एक अथवा दो या अधिक
कपाटों के रूप में स्फुटित होती हैं। एग्जाम्पल क्या बोल दोगे? दालचीनी या स्ट्रॉबेरी। एंड छिद्रित, छिद्रित में क्या होता है बेटा? जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो परागकोश के शीर्ष पर एक या अधिक छिद्र निर्मित हो जाते हैं। सोलेनेसी कुल के पादपों में, सोलेनम जातियों के अंदर इस प्रकार का परागकोश स्फुटन पाया जाता है। बैठ गया आप सबके समझ में? अब आगे चलिए, देखो ध्यान से पढ़ना बेटा, और जो भी सीट में सारी चीज सारी बात लिखी हुई है, कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। ठीक है बेटा, ध्यान से, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए उसका डायग्राम बना देता हूं। देखिए ये परागकण बन रहा है बेटा, है ना? ध्यान से थोड़ा सा चित्र को देखो, उसके बाद मैं इसे समझा दूंगा। देखिए ये थोड़ा सा बेटा मैंने परागकण का आउट फिगर खींच दिया। आपको इसकी संरचना को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अपने पाठ का नाम क्या है? नर युग्म कोदविद का विकास और संरचना। नर युग्म कोदविद का विकास इसी परागकण से होता है। तो आप सब ध्यान से सुने। देखो परागकण की परिभाषा से शुरू करते हैं, सुनिए। परागकण नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका है। सबने सुन लिया? एक बार वापस कह रहा हूं, परागकण नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका है। ठीक है? प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार एवं द्विस्तरीय होता है। ये परागकण की विशेषताएं हैं। मैं दोबारा से दोनों लाइनों को बोल रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुने। मैंने ये बोला बेटा कि परागकण अथवा लघु बीजाणु नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार और द्विस्तरीय होता है। अब बेटा अपन को इसकी संरचना में इसके स्तरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो देखो ये परागकणों का बाह्य स्तर है, मैं लिख देता हूं बाह्य स्तर, या चोल भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन, ठीक है ना? अब इसके बारे में आप क्या लिखोगे? यह परागकण की भित्ति का बाह्य स्तर है। सबसे पहली बात, जो मोटा अलंकृत होता है। अलंकृत का मतलब इसके ऊपर ये उभार और खांच पाए जाते हैं, जैसा कि आप मेरे द्वारा बनाए डायग्राम में देख रहे हैं। तो आप कैसे बोलोगे कि यह परागकण की भित्ति का बाह्य स्तर है, जो मोटा और अलंकृत होता है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन पे आ जाइए। परागकण के बाह्य चोल में एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है बेटा? स्पोरोपोलेनिन। परागकणों के बाह्यतम चोल में या एक्साइन में एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है ना? अब आगे चलिए। ये
इसके बारे में बता रहा हूं, कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक। आपको देखो, अपन तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है। अपन को ये नहीं पता ना कि बहुलक क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्सीकारी का मतलब क्या है। आप तो सिंपली क्या बोल देंगे कि परागकणों के बाह्य चोल में एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जो कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। ठीक है भाई साहब, आगे चलिए। देखो, अब आप इसी में बोलोगे, स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण जैविक परागकणों का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। ठीक है ना, परागकणों का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। अति इंपॉर्टेंट लाइन। इसी कारण परागकण लंबे समय तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जैविक संस्तरों में या जीवाश्मों के रूप में सुरक्षित बने रहते हैं। कई बार बोर्ड के एग्जाम में यह छोटा प्रश्न आ चुका है कि किस रासायनिक पदार्थ के कारण परागकणों का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। या तो ऐसे या फिर ऐसे कि किस रासायनिक पदार्थ के कारण परागकण जीवाश्मीय संस्तरों में संरक्षित बने रहते हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर भाई साहब स्पोरोपोलेनिन है। ये पहली परत हो गई। अब दूसरी परत पे आ गए। इसका नाम है अंतःचोल। अंतःचोल, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंटाइन। अब इसमें क्या बोलना है, परागकण की भीतरी दीवार या भीतरी स्तर अत्यंत पतला, मृदु एवं लचीला होता है, तथा यह बना होता है किसका बेटा, पेक्टोसेल्यूलोज का। पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। पेक्टोसेल्यूलोज जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पेक्टिन और सेल्यूलोज का सम्मिश्रण है। ठीक है, आगे चलिए भाई साहब। देखो, इंटाइन के बारे में बोल दिया। अब अपन को इन छिद्रों के बारे में बताना है। जनन छिद्र, गौर करना सभी। परागकणों के बाह्यतम चोल में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है ना। द्विबीजपत्री पादपों के पुष्पों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 3। और एक बीजपत्री पादपों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या 1 होती है। ठीक है ना, गौर कीजिए। इन्हीं जनन छिद्रों से होकर के अंतःचोल पराग नलिका के रूप में विकसित होती है। मतलब जब परागकण का अंकुरण होता है तो परागकण की अंतःचोल इन्हीं जनन छिद्रों से होकर के पराग नलिका के रूप में विकसित होती है। ठीक है, तो आपको परागकण की संरचना में यहां तक का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार परागकण की संरचना को दोबारा से पूरा का पूरा सुने और ध्यान से सुनना। देखिए, लघु बीजाणु या परागकण नर युग्म कोदविद की प्रथम कोशिका है। प्रत्येक लघु बीजाणु अथवा परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार एवं द्विस्तरीय होता है। आपके सामने चित्र में बना हुआ है। अब आपको परागकण के दोनों स्तरों के बारे में बताना है। ठीक है ना। पहला स्तर बाह्यचोल या बाह्य स्तर या एक्साइन। कैसे बोलोगे, यह परागकण की भित्ति का बाह्य स्तर है।
ठीक है, जो मोटा और अलंकृत होता है। परागकण के बाह्य चोल में, परागकण के बाह्य चोल में एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जिसका भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारी बहुलक है। बैठ गया आपके समझ में? आगे चलिए। स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण जीवाश्मीय संस्तरों में लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब आ गए अपन किस पे? अंतःचोल पे। अंतःचोल या एंटाइन। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे बना हुआ है परागकण की भित्ति का भीतरी पतला, मृदु एवं महीन स्तर अंतःचोल कहलाता है। ठीक है ना? ये किसका बना होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का। आपको बता चुका हूं, पेक्टोसेल्यूलोज का मतलब पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, दोनों के संयोजन से बना बेटा पेक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, आगे चलिए। परागकण की बाह्य भित्ति में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, इन छिद्रों की संख्या अलग अलग होती है। द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी? 3। और एक बीजपत्री पादपों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या केवल 1 होती है। ठीक है, आगे इसमें अपन को यह बोलना है कि परागकणों के अंकुरण के समय, परागकणों के अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र से होकर पराग नलिका के रूप में विकसित होती है। सुन लिया? जैसा कि मैंने बोर्ड पे बनाया है, देखो आप, ये तो अंतःचोल है ना? और ये अंतःचोल इस जनन छिद्र से होकर के पराग नलिका के रूप में बाहर निकल रही है। ठीक है ना? तो ये पूरी चीज आपको परागकण की संरचना में बतानी है। और एक बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनना सब। देखिए, ये तो मान लीजिए मैंने परागकण बना दिया। एक्चुअल में मैं ये बता रहा हूं कि कल की क्लास में ज्यादा समझाऊंगा कि परागकण से नरयुग्म को उद्भिद, आपको वो चीज समझानी है कि भाई आपने सबसे पहले बोला था कि परागकण या लघु बीजाणु नरयुग्म को उद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये बताना चाह रहा हूं। देखिए, तो ये तो अपन ने परागकण बना दिया, ये इसके मैंने जर्मिनल पोर बना दिए 3, द्विबीजपत्री पादपों में होते हैं ना, और ये मैंने इसकी एक्साइन बना दी, बाह्य चोल। ठीक है ना? और ये इसका केंद्रक हो गया, है ना? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि परागकण के अंकुरण के समय यही अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर की ओर निकल आता है। तो दूसरे चित्र में देखो, देखिए, ये जनन छिद्र बना दिया, ये अंतःचोल की लाइनिंग हो गई। अब ये पराग नलिका के रूप में बाहर की ओर निकल आया। ठीक है ना? पराग नलिका, पराग नलिका। बाद में ना इस पराग नलिका के अंदर ये जो केंद्रक है, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नए केंद्रकों में बदलकर इसमें आ जाता है और नर युग्म कोद्भिद बन जाता है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि नर युग्म कोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण या लघु बीजाणु हो गई ना। इससे आगे फिर कल